प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नवलखा जाएंगे, उमर खालिद जाएगा, और तो और इस देश में न्याय मांगने की आप बात कर रहे हो साहब। वकील थे ना देव जी, और आज एक वकील जो इसी गुजरात के, जो यहां से निकला एक तड़ी पार व्यक्ति है, जो इस समय देश का होम मिनिस्टर है, उसका जो वकील था वो कॉलेजियम सिस्टम से 2.5 महीने के लिए जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलता है तो वहां जाकर कह रहा है गुजरात दंगे में कोई नहीं गुनहगार है, जैसे बाबरी मस्जिद में कोई नहीं गुनहगार है। तो न्याय कहां है? सुबह आप शाम को राम मंदिर के पक्ष में फैसला दीजिए, सुबह राज्यसभा की सदस्यता ले लीजिए, कहां बचा है न्याय? और ये कैसी आजादी का 75 साल है? मैं आखिरी बात कह रहा हूं, जितने संस्थान बने थे वही तो भारत है। एक वेलफेयर स्टेट में संस्थान ही तो उसे बचाते हैं। क्यों नहीं न्यायपालिका में रिजर्वेशन है? और चलो रिजर्वेशन को गालियां देने वालों, तुम्हें तो 10% ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा भी मिल गया। सुदामा कोटा समझते हैं? वही जो मानकर खाना, हमारे यहाँ उत्तर भारत में जो फूले अम्बेडकर पेरियार मिशन है, वहां एक शब्द दिया जाता है श्रमजीवी, मेहनतकश, यानी जो श्रम करके जीवन जीता है, और जो उस श्रम को लूटता है वो परजीवी है। परजीवी समझ रहे? चौधरी छोटू राम ने कहा कि ये जंग कमेरा बनाम लुटेरा की है। 90% आवाम कमेरा है जो काम करके खा रही है, और 10% लोग लुटेरे हैं। हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन इस मुल्क को लूटने वाले इस मुल्क को लूट चुके हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले ही इशारा कर दिया था हमारे कवियों ने, ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, हमें जिसका था इंतजार ये वो शहर तो नहीं। पहरुओं रहना सावधान, दुश्मन तो चला गया मगर उसकी छायाओं का डर है। भगत सिंह ने कहा था कि ये जो गोरे अंग्रेज चले गए और सांवले अंग्रेज बैठ गए तो क्या करोगे? आज इस मुल्क में जहां जहां रिजर्वेशन नहीं है वहां दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने लोग हैं बताओ जरा हमें। मीडिया में आरक्षण नहीं, मीडिया तो साहब बिक गया है सब। मीडिया, अरे आज से 20 साल पहले जब मीडिया इतना ताकतवर नहीं था, तब भी अंधविश्वास, कर्मकांड फैलाने में गणेश की मूर्तियां दूध पीने लगी थी। याद है कि नहीं आप लोगों को? गणेश की मूर्तियां दूध पी रही थी। ये देश ऐसा है कि 20 साल बाद जब कोरोना आया तो थाली और ताली बजा करके इस मुल्क के हुक्मरान ने मूर्खता का परीक्षण कर लिया है कि इस देश में इतनी जहालत है तो मंदिर मस्जिद में लड़ाते रहो और सब वंचितों शोषितों का हक खाते रहो और आजादी का अमृत महोत्सव मनाते रहो। ये हुआ ना इस देश में। और इसलिए मैं जाते जाते केवल एक गुजारिश, बहुत प्रबुद्ध लोग मंच पर बैठे हुए हैं और आप साहब तो एक मिशन मूवमेंट के लोग हैं, बामसेब के लोग तो कैडर के लोग हैं। हमसे ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, आप तो गांव गांव जाते हैं। हमें तो सम्मान कुमार साहब ने बुलाया कि चलो भाई वहां पर भी अपनी बात रखनी है, तो मैं तो गुजारिश करने आया हूं, केवल अपील। हो सकता है आप लोग तो गुजरात के लोग हो, देश कितना बर्बाद हो रहा है ये सब हमसे बेहतर आप जानते हो, क्योंकि शुरुआत वाले यहीं से तो गए थे। हमसे बेहतर आप जानते होगे। लेकिन बात यह है कि इस वैचारिक मंच पर एक और बात मैं कह रहा हूं, हमारी लड़ाई व्यक्तियों से नहीं है। ये चंद लोग जो 2 लोग कुर्सी पर बैठे हैं, हो सकता है कल ये चुनाव हार जाए, कोई दूसरा आ जाए, मगर विचारधारा अगर हार गई तो व्यक्ति कोई भी रहेगा, हमारी पीढ़ियों का हक मारा जाएगा। बताइए कि बिल्किस बानो के बलात्कारी जब बाहर आपके राज्य में रिहा हुए तो वो कौन लोग थे जिन्होंने फूल माला और मिठाई से स्वागत किया था? ये किस बात का अमृत महोत्सव है? बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा होना कौन सा भारत है? नाज हो रहा होगा क्या जिनका तुम आजादी का अमृत महोत्सव मनवा रहे हो? उन्होंने तो एक बात कही थी, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यही देश संभाल रहे हो आप। बलात्कारियों को बेल और हक हुकूक के लिए लड़ने वालों को जेल, और उसमें भी अगर कोई लड़ा तो वो देव जी माहेश्वरी जैसे उनको गला काट करके मार दिया गया और आज तक न्याय नहीं मिला। फिर किस बात का अमृत महोत्सव? ये मेरा सवाल है आपसे। और जाते जाते ये गुजारिश है कि लड़ाई विचारधारा की है। मुझे एक ऐसा भारत दिख रहा है जिसे भीतर से पूरी तरह बर्बाद किया जा चुका है, संविधान को पूरी तरह तबाह किया जा चुका है। कैसे? न्यायपालिका वकील है ना, वकील वकालत में अब कॉलेजियम सिस्टम है,
और अभी याद है कि नहीं आपको, जो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसका बेटा केवल 3 साल अभी वकालत की प्रैक्टिस किया है और उत्तर प्रदेश में उसको सरकारी वकील बना दिया गया है। क्या न्यायपालिका पर अभी भी आपको भरोसा बचा है? क्या न्यायपालिका कहां खड़ी है? और दूसरी तरफ मीडिया जो आपके सपनों का भारत को, आपके ऊपर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है वो नहीं दिखाएगी। तीसरा संस्थान भारत का मुझे दिख रहा है विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज। साहब स्कूल कॉलेज तो बर्बाद कर दिए गए हैं। आप गुजरात वालों, आपको अच्छे से पता होगा ठेके पर शिक्षक रखने का शुरुआत कैसे कैसे यहां से हुई और अब पूरे देश में लागू हो गई। हम तो बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार की बात कर रहे हैं, तो हम कलम और किताब की बात कर रहे हैं ना। तो सरकारी शिक्षा को बेच दिया, ये स्कूल बर्बाद हो गए। और नई शिक्षा नीति में कहां तो नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोले जाने थे। नई शिक्षा नीति क्या कह रही है? अगर आपको शिक्षा देनी है तो सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय यूजीसी से लोन लेंगे। और लोन कितना मिलेगा? जितना स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय फीस अपनी जनरेट करेगा। फीस कैसे होगी? फीस महंगी होगी तब तो स्कूल को पैसा मिलेगा। बताओ, इस मुल्क के 90% वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर, मजलूम, मेहनतकश आवाम क्या लाखों रुपए फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ा सकती है क्या? शिक्षा खत्म, स्कूल बर्बाद। अब स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं। विश्वविद्यालय में डीयू, जेएनयू बचा था, उसकी फीस बढ़ा दी। और धीरे धीरे ये जो दोनों दोस्त है, जिसको पहले चंदा लेकर चुनाव लड़ो और उसके बाद देश बेच दो, इतना देश बेचो कि अपने दोस्त को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना दो। ये कौन सी आजादी है भाई? आजाद तो तुम्हारा दोस्त हुआ, हम तो और गुलाम हो गए कि हमारे हाथ से कलम और किताब छिन गई। तो ये तीसरा संस्थान जो बर्बाद हुआ है 75 साल में, वो एजुकेशन है। इसीलिए जब इस मुल्क को लड़ना था स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए, तो ये मुल्क शौचालय और देवालय में खुश है। हमें उसका विरोध करना होगा, वरना ये भारत और बर्बाद हो जाएगा। और चौथा और आखिरी स्तंभ, हम आम आवाम हैं। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। माफ करिए साहब, हम लोग भी पहचान नहीं पा रहे। और आप आम सिर्फ के लोगों, आपको तो, और आपके यहाँ भी देखिए कितना झगड़ा लगवा दिया यही। और मेरे पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि इस कच्छ को बम से मुक्त कर देना है। हो सकता है ये अपने आका से सीख के आए हैं जो गुजरात से दिल्ली चला गया, कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर देना है, इस देश को इनसे मुक्त कर देना है। अरे तुम में अगर इतना ही हुनर था तो 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए घोषणा करते कि हमने इस मुल्क को गरीबी से मुक्त कर दिया है, हमने इस मुल्क को भुखमरी से मुक्त कर दिया है। मगर कुपोषण के शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं भारत में, स्कूल से ड्रॉप आउट रेशियो बच्चों का सबसे ज्यादा भारत में, इस समय सबसे कमजोर दलित, पिछड़े, आदिवासी भारत में। फिर मुक्त कौन हुआ? आजादी का अमृत महोत्सव किसका बना? और इसलिए मैं आखिरी में जाते जाते वो एक बात कि लड़ाई विचारधारा की, मैं इस बात से, वरना हमारा आपका रिश्ता क्या है साहब? आप तो गुजरात वालों ने हमें बुलाया, कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, कुमार साहब जानते हैं, वो केवल इसलिए कि हमारे मन में भी एक सपनों का भारत जो है वो फूले, अंबेडकर, शाहू के मिशन का भारत है। और वो भारत क्या था? कलम और किताब का हमारे पुरखों ने इस मुल्क को बनाया था और लूट लिया उन लोगों ने जिन्होंने पहले भी लूटा था। तो रिश्ता हमारा और आपका किससे बना? विचारधारा से। और विचारधारा किसकी? इंसान और इंसान बराबरी की। मुझे याद आ रहा है, आखिरी में केवल वो नारा याद कर रहा हूं, समाजवादी आंदोलन, बाबा साहब का मिशन, फूले साहब का मिशन, पेरियार साहब का मिशन। पेरियार साहब कर्मकांड पर भी 2 मिनट बोल ही देता हूं, अब आप लोग इतने धैर्य से सुन रहे हैं। गुलामगिरी लिखने वाले महात्मा फूले ने सबसे ज्यादा अटैक किस पर किया? कर्मकांड पर। और हमारे लोगों को कहा जा रहा है मंदिर जाओ। अरे अगर मंदिर जाना है तो मंदिर में पुजारी हमारे लोग क्यों नहीं बने? बाबा साहब ने रिलेशन ऑफ कास्ट के आखिरी में कहा था कि जाति तोड़ने के लिए रोटी बेटी का संबंध, और ये आखिरी बिंदु है जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। शिकायत हमें अपनी भी तो करनी है, हम आपस में जुड़ नहीं पाए साहब, हमने रोटी बेटी का संबंध नहीं बनाया।
दलित दलित से लड़ रहा है, पिछड़ा पिछड़े से लड़ रहा है, हम आदिवासी के साथ खड़े नहीं हैं, आदिवासी और हम सब मिलकर मुसलमान के साथ खड़े नहीं हैं, माइनॉरिटी के साथ खड़े नहीं हैं, किसान अलग लड़ रहा है, आइए मिल करके लड़ें, तभी तो आजादी का अमृत महोत्सव असल में मनाया जाएगा। हमें तो मिलना पड़ेगा ना। और इसलिए मिलने में बाधक क्या है? ये कर्मकांड और अंधविश्वास। और अंधविश्वास क्या? वो एक आदमी खजूर पर चढ़ गया और वहां से नीचे देखा तो डर लगने लगा, तो उसने हनुमान को मानता था, उन्होंने कहा हनुमान जी हमको ताकत दे दो। नीचे उतर गया तो इस मंगलवार आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। थोड़ा नीचे उतरा तो कहा हनुमान जी कोरोना में नौकरी चली गई, हमारे 12 करोड़ लोगों का जो रोजगार गया उसमें मेरे पिताजी भी शामिल हैं, इसलिए इस मंगलवार को केवल आधा किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, आप खुश हो जाना। थोड़ा और नीचे उतरा तो उसके बाद कहा कि लड्डू तो आपके यहाँ बहुत चढ़ता है, मैं 250 ग्राम लड्डू चढ़ाऊंगा, आप खुश हो जाना। ऐसा करते करते जब वो नीचे उतरा तो कान पकड़कर उठक बैठक किया कि ना आज से कभी पेड़ पर चढ़ूंगा न तुम्हें लड्डू चढ़ाऊंगा। हमें तर्क और विवेक की बात करनी, कर्मकांड से लड़ना पड़ेगा और आंख में आंख डालकर। मैं किसी धर्म की भावना अर्थ नहीं कर रहा हूं, मैं कर्मकांड, और यही फूले अम्बेडकर पेरियार का मिशन है। तर्क और विवेक, वैज्ञानिकता। भारत का संविधान अनुच्छेद 51A कहता है कि ये नया भारत जब बनेगा तो लोगों में वैज्ञानिक चेतना का विस्तार होगा, और हमें तो साहब अंधविश्वासी बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ एक आदमी कुछ गांव में थे तो वो पंडित जी के पास गए और पंडित जी से बोला कि गांव के 4 लड़कों ने गधे को मार दिया है, गधे की हत्या हो गई है। जैसे आजकल नहीं है, आदमी मार दो तो कोई गुनाह नहीं, गाय मारोगे तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ये है न्यायपालिका, ये है आजादी का 75 साल का भारत। तो जब उन लोगों ने उसके कहा तो पंडित ने कहा कि अरे वेदों में तो लिखा है कि गधा मारना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है, 22 प्रकार के नरक है, उसमें तुमको तला जाएगा, भुना जाएगा, काटा जाएगा। तो गांव वालों ने कहा हुजूर मुक्ति कैसे होगी? तो कहा हवन कराना पड़ेगा। तो कहा कितना खर्चा आएगा? तो कहा लाखों रुपया खर्च होगा, इतने लोगों को ब्राह्मणों को खिलाओ तब जाके अपराध से मुक्त होगी। गांव का एक व्यक्ति जाकर कान में बोला पंडित जी जिन्होंने गधा मारा उसमें आपका बेटा संतोष भी शामिल था। पंडित नाराज होकर शांत होकर बैठा। मैं भोजपुरी में एक कहावत कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से आया हूं। उसने कहा कि 2-4 लइकन में एक संतोष और गधा के मरले में कौनो न दोष। समझ गए ना आप? ये कर्मकांड और अंधविश्वास के नाम पर हमारे लोगों को मूर्ख बनाया गया। और मैं जिस शख्स की शहादत के बाद यहाँ खड़ा हूं और फिर से फूले अम्बेडकर पेरियार के मिशन की बात कर रहा हूं, तो आंख में आंख डालकर बिना डरे बिना झुके ये कहना होगा कि तुमने हमारी पीढ़ियों को कर्मकांड और अंधविश्वास में फंसाया है। अरे हम तर्क विवेक वाले लोग हैं, कलम किताब वाले लोग हैं, हम तुम्हारे अंधविश्वास में नहीं जा रहे। और नारा आखिरी में केवल जाते जाते डॉक्टर लोहिया ने कहा संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। ओबीसी समाज के लोगों, आपके जज नहीं, आपके वकील नहीं, आपके डॉक्टर इंजीनियर नहीं, आपके कोई एजुकेशन में नहीं। और हमारे लोग जब एजुकेशन मांगते, नौकरी मांगते, तो उनसे कहा जाता कि 20% मुसलमानों से 80% हिंदुओं, तुम खतरे में हो, हिंदू बना रहे हो। और जब मौका मिलता है तब इंद्र मेघवाल बना देते हो, रोहित वेमुला बना देते हो, देवजी भाई बना देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें जाति बर्दाश्त नहीं होती। और उस नारे को मैं आगे बढ़ा करके जब पढ़ता हूं, हमारे यहाँ कहा गया कि 100 से अधिक, 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। समाजवाद का मतलब बराबरी का मुल्क, इसलिए संविधान में भी उसको नए रूप में जोड़कर लिखा गया। और उस नारे को आगे बढ़ाया, ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। हमारी लड़ाई ये लड़ाई है जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं, और समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। मुझे याद आ रहे हैं देवजी भाई माहेश्वरी, वो जमीन की ही तो लड़ाई थी। हमारी जमीनें छीन ली हैं उन लोगों ने जिन्होंने पूरा भारत ही किसी और के हाथों बेच दिया है। और जमीन की लड़ाई, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो, वह सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है।
ये लड़ाई हमारी है। मैं न्याय की अपील गुजारिश के साथ इन मुल्क के हुक्मरानों से, आप क्या न्याय की उम्मीद करते हैं जिनका पूरा अतीत इतिहास ही अन्याय का भरा है। वो तलवार और चाकू इसीलिए पकड़ाते हैं क्योंकि वो उसकी पूजा करते हैं। हमें पूजना नहीं है, हमें अपनी लड़ाई कलम और किताब से लड़नी है। बामसेफ यूनिटी ऑफ मूल निवासी बहुजन समाज और देवजी भाई महेश्वर को याद करते हुए मैं गुजरात की जमीन से एक उम्मीद लेकर जा रहा हूं, एक हौसला लेकर जा रहा हूं कि ये हम यहां पर खड़े हैं क्योंकि देवजी भाई लोगों ने, इनके जैसे जाने कितने लोगों ने हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ते हुए शहादत दे दी। हमारे ऊपर कर्ज है उनका। अगर हम उस मिशन मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा पाए, हम डॉक्टर अंबेडकर फूले पेरियार के मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाए, हम इस मुल्क को आजादी का जश्न मनाने के षड्यंत्र की आड़ में पूरे देश को बर्बाद होने से नहीं बचा पाए, शिक्षा रोजगार को नहीं बचा पाए, त्रिशूल तलवार के सामने कलम और किताब को नहीं बचा पाए, तो माफ करिए साहब, 25 साल बाद जब ये मुल्क अपनी आजादी का 100 साल मनाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि तुम जब आए तो भारत का संविधान भी लागू था, तुम जब आए तो मंडल भी लागू था, तुम जब आए तो सरकारी शिक्षा थी, चंद रुपए फीस में तुमने पढ़ाई कर ली, तुम जो आए तो सरकारी नौकरी थी, तुम जो आ जाए तो मिला जुला एक भारत था, और तुम हमें कौन सा भारत सौंप कर गए हो? अखंड हिंदू राष्ट्र वाला, नफरत वाला बिक गया पूरा भारत, जिसमें हम सब केवल मजदूर बन जाएंगे। जातिवादी, अंधविश्वासी, कर्मकांडी भारत हम उन्हें अगर सौंप के गए तो हम उनसे आंख में आंख नहीं मिला पाएंगे। मैं 25 साल बाद मेरी पीढ़ियां अगर पूछें कि तब तुम क्या कर रहे थे जब सब बर्बाद हो रहा था, तो मैं केवल यही कहूंगा कि देवजी भाई माहेश्वर जैसे लोग जिन्होंने झुकने की बजाय शहादत जिस मिशन के लिए दी थी, उस मिशन की याद में उनके द्वितीय वर्षगांठ में जाकर हिम्मत और हौसला लेकर लौटा हूं कि चाहे कितना भी तक चाकू तलवार चले, चाहे कितना भी बुलडोजर और जेल मुकदमा हो, हम बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई उस समय कच्छ में भी लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।